हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। दोस्तों, आपको बीपीएससी 72 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और ये देखिएगा तो कंप्लीट आपको एक डिटेल्स नोटिफिकेशन है। तो चलिए इसमें हम लोग सब कुछ बात करेंगे। थोड़ा सा डार्क है क्योंकि ये वीडियो डार्क दिख रहा होगा, बट इसके लिए है कि ये दिखे आपको, विजिबल हो, मेन तो यही है ना। तो चलिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें 72 को लेकर, तो जो सबसे ज़्यादा देखने वाली बात होती है वो है, देखो, एसडीएम का पोस्ट 100 है ना, जिसमें से 40 है अनारक्षित, मतलब यूआर के लिए है, 10 महिलाओं के लिए आपको आरक्षित है। तो टोटल 100 सीट इसमें है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो पुलिस अधीक्षक उपाधीक्षक लेवल 9, इसका 22 पोस्ट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर राज्य कर सहायक आयुक्त की आपको टोटल है 76। जो ज्यादा है मैं बता देता हूं, 44 के आसपास है आपको ईख पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, क्लियर। 54 है नगर कार्यपालिका पदाधिकारी, 65 है आपको ग्रामीण विकास पदाधिकारी। ये सबसे ज्यादा है। अगर मैं बात करूं तो राजस्व वाला अधिकार है ना, राजस्व अधिकार में समकक्ष जो है लेवल 7 का, ये 365 पोस्ट है। लास्ट टाइम भी इसमें काफी जा। और देखिए दोस्तों, कई बच्चे कहते हैं ना कि सर मेरा 21 साल है तो मैं भर सकता हूं, तो आप 21 साल के लिए ये सब पोस्ट है, देखो 21 21 21 21। 20 साल के लिए देखिएगा ना तो केवल एक पोस्ट दिखेगा आपको, पुलिस वाला, देखो, है ना, 20 साल। अगर आप 22 साल के हैं तो आप सभी पोस्ट पे एलिजिबल है, 21 साल के हैं तो कुछ पोस्ट पे एलिजिबल है, ठीक है। अगर 21 साल के हैं तो कुछ पोस्ट पे एलिजिबल है, और 22 साल के हैं तो ये सभी के लिए कॉमन है। यानी टोटल जो 1077 पोस्ट है वो सभी के लिए, मतलब केवल आप इसके लिए ग्रेजुएट होने चाहिए, केवल इसके लिए क्या होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए, क्लियर। अब हम लोग आते हैं दूसरा बाल विकास परियोजन पदाधिकारी, यानी आपको सीडीपीओ। सीडीपीओ के लिए सब नहीं होते, मैं अभी आगे बताऊंगा। इसके लिए जो आपको दिया गया है केवल आपको 20 पोस्ट, हालांकि इसका कम ही निकलता है। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष 32 पोस्ट, ये भी कुछ ही लोगों के लिए। और ये जो एक इन्होंने भेजा है अलग से, अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी, ये भी 21 साल के बच्चे भर सकते हैं, और ये 101 पोस्ट है। ये सभी मिला दीजिएगा तो आपको 1230 पोस्ट आ जाता है। अब हम लोग आते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी, तो देखो यहां पर लिखा हुआ है कि जो 1000 समथिंग पोस्ट था ना, उसके लिए ये चाहिए, क्या चाहिए, आप किसी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हो या उसके समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण हो, जैसे बीटेक वगैरह, है ना। सीडीपीओ जो आपको 20 पोस्ट है, उसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन आपका वैकल्पिक विषय क्या होना चाहिए ग्रेजुएशन में, या गृह विज्ञान, होम साइंस, या मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, या श्रम एवं समाज कल्याण। अगर आपका इस 4 से है तो ध्यान रखिएगा, वैकल्पिक विषय में आपको इस 4 से चुनना है, सॉरी, ये जो है सभी के लिए है, लेकिन आपको इसमें 4 में से ही मुख्य परीक्षा चयन करना होगा मेंस के लिए। ये सभी के लिए कॉमन होता है, मतलब सबका, मतलब इसमें कोई भी अलग से कुछ नहीं होता है। इसमें इन्होंने कहा है कि ये भी सबके लिए कॉमन है, लेकिन ये 4 सब्जेक्ट से ही आपको पास करना होगा मेंस, ठीक है। तो ये भी सभी के लिए कॉमन। अब यहां पर इन्होंने अलग से डाला है सेक्शन 3, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी। इसमें सभी लोग नहीं भर सकते हैं, वैसे बच्चे भर सकते हैं जो वाणिज्य यानी कॉमर्स, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, गणित एवं स्टैटिक्स के साथ किसी एक विषय में ग्रेजुएट हो। देखो 72 जो दे रहे हैं वो सभी कोई भी कर सकता है, और सभी के लिए सेम ही रूल होगा। सीडीपीओ कोई भी भर सकता है, लेकिन मेंस में यही 4 सब्जेक्ट से आपको एग्जाम देना होगा। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी में आपको सब कुछ ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन आपका विषय क्या होना चाहिए ग्रेजुएशन का, वाणिज्य यानी कॉमर्स होना चाहिए, इकोनॉमिक्स होना चाहिए, गणित, या आपको स्टैटिक्स होना चाहिए। अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके लिए भी क्या होना चाहिए, तो आप किसी भी मान्यता प्राप्त से ग्रेजुएशन मनोविज्ञान में या विधि में से किसी एक में होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वैकल्पिक सब्जेक्ट आपको क्या लेना होगा, मनोविज्ञान या विधि में से किसी एक को चुना होगा। यानी ये जो दोनों है ना, वो सबके लिए नहीं है, वो किसी विशेष पार्टिकुलर उसके लिए है। अब आते हैं हम लोग यहां पर यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो हमेशा भी लिखा रहता है कि सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है, सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है, इस चीज के लिए ध्यान रखिएगा। और एक और चीज इन्होंने बहुत क्लियर कट लिख दिया है कि अगर विज्ञापन के आवेदन की संख्या, यानी संख्या अगर बहुत ज्यादा हुई, तो उन्होंने कहा है कि हम एक से अधिक पालियों में भी आपको एग्जाम ले सकते हैं, यानी एक से ज्यादा पाली में, यानी आपको 2-3 दिन में, जैसे आपको एडीओ में हुआ था, क्लियर। अब हम लोग आते हैं आरक्षण को लेकर।
देखिए आरक्षण में वही कर सकते हैं जो आपकी उसके लिए है, ठीक है। सबसे पहले तो है कि आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों को ही होगा, बाहर के नहीं, ठीक है। साफ साफ लिखा, बिहार राज्य के बाहर के निवासियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी बिहार के बाहर कोई भर रहे हैं तो उनको जनरल में काउंटिंग होगा। क्या होगा? उनकी काउंटिंग किस में होगी? जनरल में होगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, साफ साफ इन्होंने लिख दिया है। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के लिए प्रयोजन के लिए होगा। स्थायी पता, देखो दो तरीके का पता दिया जाता है, एक टेम्पोररी, एक आपको हमेशा परमानेंट। तो परमानेंट जो आप दीजिएगा ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना होगा, आपको आरक्षण दिया जाएगा। और स्थायी जो आपका पता दिया है उसके लिए आपको आवासीय प्रमाण पत्र भी देना होगा। दूसरी चीज इन्होंने कह दिया, एससी एसटी के उम्मीदवारों के लिए भी प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए और डोमिसाइल का भी चाहिए उनको भी। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित, सहित नहीं रहित प्रमाण पत्र अनिवार्य मतलब जमा करना, वो जो सिंपल देखो जो हमेशा होता था वही है, कोई अलग से इन्होंने इसमें काउंटिंग नहीं किया। अब आते हैं इसमें महिलाओं को आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित आपको प्रमाण पत्र उनके पिता, ध्यान रखिएगा, मान लो कि कोई महिला है, ठीक है, उनका विवाह कहां उनसे मतलब नहीं है, अगर उनको वो चाहिए तो उनके पिता के नाम से पता से निर्गत होना चाहिए कि ना कि पति के नाम से। यानी उनका जो आरक्षण होना चाहिए पिता के नाम से होना चाहिए, ठीक है। उपयुक्त आरक्षण संबंधित सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में स्थापन के साथ आपको मूल पुत्र जो पत्र है प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण लाभ नहीं दिया जाएगा। मतलब जब आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको इसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट देना होगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा। आर्थिक कमजोर वर्ग वही आपको दिया हुआ है, साफ साफ इन्होंने कहा है कि जो 2019 का जो नियम आया था आर्थिक प्रमाण पत्र उसमें आपको देना होगा, ठीक है। अब ये तो कोडिंग होता है, यहां का ध्यान रखिएगा। ये भी आपको उसी से संबंधित है ना, दिव्यांगता से संबंधित है। और आपके चीज़ों को ये तो देख लीजिएगा भाई, जो भी आपको दिव्यांग है ना, डिसेबल्ड है, वो देख लीजिएगा उनका कौन कौन सा इसमें आ रहा है, कौन कौन से कॉलम में अनुसूची में उनकी चीज़ें आ रही हैं। इसके अलावा जो स्वतंत्रता सेनानी के पोती पोता नाती नातिन के साथ जो भी आपको नियम है वो करना होगा। दिनांक 30/8/2007 के संलग्न जो भी आपको नियम आया था उसके अकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर फिर से आते हैं, यहां पर आइए। विवाहित महिला के पक्ष में आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति स्थायी निवास से निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के स्थायी निवास के निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। कहने का मतलब ये है कि, और हाँ, 1 साल के लिए वैलिड ये आपको माना जाएगा जब से आपको करवाया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो नोटिफिकेशन उसके 1 साल पहले का आपको होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर आपको यहां पर लाभ लेना है संपत्ति, मतलब कि उसमें आपको आर्थिक वाला में, तो पति के नाम का आपको यहां पर उनका रहना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जहां पति रह रहे हैं उसके अंचल संपत्ति वगैरह का। बट आपको अगर दिखाना है कि आप बिहार के मूल निवासी है तो आपको अपने पिता का ही स्थायी निवास के आधार पर ही आपको जमा करना होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये क्लियर कट इन्होंने कहा है, ये पैराग्राफ में पढ़िए बहुत अच्छे से, ठीक है, कि विवाहित महिला के पक्ष में आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास, ठीक है। मतलब अगर आप आय या परिसंपत्ति का कोई प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो आपको आपके हस्बैंड का जो है वो आपको लगेगा आवासीय प्रमाण पत्र, परंतु आपको अगर आप स्थायी निवासी का दे रहे हैं तो पिता के स्थायी निवास के आधार पर आपको करना आवश्यक है, जिससे यह पता चलेगा कि भैया आप यहां पर रही हैं, आपका मूल निवास बिहार ही है, ठीक है। वही है आपको नॉर्मल की जो आपको छूट वगैरह होता है वैसे ही होगा। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपको जो है, यही सब आपको चीजें हैं सभी। और यहां पर लिख रहा है कि जितने भी आपको ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो भी है, मतलब आप जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो 31 मई तक हो जाने चाहिए। मतलब 31 मई को आपको लास्ट डेट है ना, तो उसके अंतर्गत हो जाने चाहिए। ये सेम चीजें हैं। अब आते हैं यहां पर, देखो एक और इंपॉर्टेंट है जो विवाद अभी खड़ा हुआ था, वो ये है कि बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में आयोग के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग कुल अधिकतम 5 अवसर ही अनुमान्य है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि यह 5 अवसर कब गणना किया जाएगा, जब आप सर्विस में आ गए हैं। इसके अलावा सरकारी सेवकों को 5 वर्ष की छूट मिलती है। मतलब आपके पास टोटल 5 अटेम्प्ट रहेंगे। अगर आप 2026 में आप सेवा में आए हैं तो आपके पास फिर इसके अलावा 5%, मतलब 5 अटेम्प्ट, पहले की काउंटिंग नहीं होगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा।
सेम है, जो 3 वर्ष वाला आया था ना वो वाला खत्म हो गया, जो एक आया था। शारीरिक क्षमता यह 100 रुपये लगेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 100 रुपये लगेगा। अगर आपके पास वो नहीं है, क्या नाम है, आधार तो बायोमेट्रिक अलग से 100 रुपया लगेगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, जितने भी अलग आप एप्लीकेशन, जैसे CDPO का भरिएगा उसका 100 लगेगा, 72 का भरिएगा उसका 100 लगेगा, सबका अलग अलग लगेगा। इसके अलावा इन्होंने क्लियर किया है 2 घंटे का पेपर होगा, 150 अंक होंगे, और इस बार ABCDE होगा, वही जिस पर बात किए थे हम लोग। और प्रत्येक के लिए आपको करना होगा, नहीं तो 1/3 इकाई आपको अंक काट दीजिए। निगेटिव मार्किंग कितना इन्होंने दे दिया है, -1/3, ठीक है, निगेटिव मार्किंग कितना दिया है, 1/3, साफ साफ इन्होंने कहा है। और ऑप्शन क्या रहेगा, ABCDE। ई ऑप्शन क्या है, तो अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो ई पे आपको OMR रंगना होगा, ठीक है, नहीं तो आपको वो भी माइनस में ही काउंट होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस पर हम लोगों ने डिटेल्स बात किया है। मतलब ABCD आप लोग करते थे, एक ऑप्शन मान लो नहीं आया तो आप लोग क्या किए, स्किप कर देते थे। हम लोग क्या करते थे, स्किप कर देते थे। अब स्किप नहीं करना है आपको। अगर नहीं आ रहा है वो प्रश्न, मान लो प्रश्न नंबर आपको 12 नहीं आ रहा तो आपको 12 नंबर पे ई डॉक करना होगा, 14 नहीं आ रहा तो ई करना होगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा। वही सब है कि 10 गुना आपको दिया जाएगा। मेंस का इन्होंने वही आपको दिया है, नोटिस ये वही है, सिंपल सा जो आपको है सिलेबस जो चला आ रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, सामाजिक ये बाल CDPO का है, सेम ही चीज है, बस मेंस का पेपर चेंज हो जाता है। और वित्तीय प्रशासनिक आपको है, इसमें भी सामान्य अध्ययन 1 to 3 है, इसमें भी मेंस का आपको चीजें चेंज हो जाती हैं। अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी, इसका भी मेंस का आपको मनोविज्ञान और विधि हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये बाकी कुछ नहीं है स्पेशल, कुछ अलग से। जांच अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण का 16 रुपये अलग से लगता है, ये तो हर हमेशा रहता है, सेम ही चीज है, अलग से कुछ इसमें नहीं है। और है ना, ये ध्यान रखिएगा 7 मई से स्टार्ट होगा, है ना, 7 मई से आपका पेपर ये भरना स्टार्ट होगा और आपको 31 मई तक ये चलेगा, ठीक है। तो अब मैं यही कहूंगा कि आपको 7 मई से 8-10 मई तक भर दीजिएगा, लेट का वेट मत कीजिएगा। और ये कहीं भेजना नहीं है, इसको सेव कर बहुत अच्छे से रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी OTR वगैरह कर लिए होंगे, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी कुछ विशेष इसमें नहीं है, जो मेन चीजें है मैंने बता दिया है आपको। ओवरऑल थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और जो OTR बच्चे किए हैं सीधा अपना OTR में डालिएगा, अपना सब कुछ आपका पहले से ही आ जाएगा। जो बच्चे नए OTR में तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर देंगे। तो भर दीजिए, सभी को बेस्ट ऑफ लक, है ना। 26 जुलाई को ही एग्जाम होगा, है ना। थैंक यू।